हेलो बच्चों, आज हम जैसे कि आप देख रहे हैं हम पढ़ रहे हैं पत्र के बारे में। ठीक है, पत्र के बारे में एक सुंदर सी कविता आपकी इस पुस्तक में दी हुई है। यदि आप इसे पढ़ते हैं, समझते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से आप पत्र के भाव को समझ पाएंगे। हाल पूछे और हाल बताए, संबंधों में मधुरता लाए। हाल पूछे और हाल बताए, संबंधों में मधुरता लाए। दूर दूर तक भेजो इसको, अपनों को यह पास बुलाए। दूर दूर तक भेजो इसको, अपनों को यह पास बुलाए। पहचाना तुमने क्या इसको, पहचाना तुमने क्या इसको, बच्चों ये ही पत्र कहलाए। बच्चों ये ही पत्र कहलाए। देखा बेटा, कितने सुंदर तरीके से पत्र के बारे में बताया गया है। अब पत्र को तो आपने जान लिया, इसके बारे में एक और चीज मैं आपको बताती हूँ। वो ये है कि पत्र जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। ठीक है, पत्र कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के होते हैं। अब हम क्या करेंगे, पत्र जो होते हैं, पत्र दो तरीके के कैसे होते हैं? जैसे एक पत्र वो होते हैं जो हम अपने ऑफिस कार्यों में या कार्यालय में लिखते हैं, जहां हम काम करते हैं वहां लिखते हैं। और एक पत्र जो होते हैं वो हम अपने रिश्तेदारों को लिखते हैं। रिश्तेदारों को, ठीक है। तो ये वाले जो पत्र होते हैं जो हम अपने रिश्तेदारों को लिखते हैं, और एक होते हैं कार्यालय को लिखे जाने वाले पत्र। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या दिक्कत होती है। जब हम कार्यालय में पत्र लिखते हैं यानी ऑफिशियली कोई लेटर लिखते हैं, या हम किसी खास काम के लिए यदि कोई आवेदन करते हैं, ठीक है, कार्यालय में हम पत्र कब लिखते हैं? या तो हम किसी चीज के लिए आवेदन कर रहे हैं, आवेदन मतलब कोई चीज के लिए हम उनसे अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं। जैसे आप स्कूल में पढ़ते हैं, आप स्कूल में कौन सा आवेदन पत्र लिखते हैं? आप स्कूल में छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखते हैं। आप स्कूल में फीस माफ के लिए आवेदन पत्र लिखते हैं। आप स्कूल में अपना क्या बोलते हैं, यदि आप किसी कारण से फीस नहीं पटा पा रहे हैं तब आप आवेदन पत्र लिखते हैं। आप अपने क्या बोलते हैं, मान लीजिए आपके आसपास का जो क्षेत्र है वो यदि बहुत ज्यादा गंदा है तब आप नगर निगम को पत्र लिखते हैं। आपके पास यदि मान लीजिए कोई पुस्तक वगैरह नहीं मिल रही है आपको, तब आप सीधा आप पब्लिकेशन को पत्र लिखते हैं जहां पे पुस्तकें पब्लिश होती है। तो ये जो सारे पत्र आते हैं ये सभी आवेदन पत्र के अंतर्गत आते हैं। इनका एक विशेष स्वरूप होता है, इसी स्वरूप में इसे लिखा जाता है। लेकिन यदि हम अपने रिश्तेदारों को पत्र लिखते हैं, जैसे अपने मित्र को लिख रहे हैं, अपने भाई को लिख रहे हैं, अपने फ्रेंड को लिख रहे हैं, अपने दोस्तों को लिख रहे हैं, तब हम क्या करते हैं, इस तरीके का हम बिल्कुल भी खास प्रारूप में नहीं लिखते हैं हम। ठीक है, हमारा प्रारूप क्या होता है, एक हम अपने मन से पत्र लिखते हैं, अपने मन से शब्दों का चयन करते हैं, इस तरीके से हम करते हैं। लेकिन जब हम अपने कार्यालय में पत्र लिखते हैं तब हम एक विशेष दिशा निर्देश का पालन करते हैं और उस दिशा निर्देश के तहत ही हम पत्र लिखते हैं। ठीक है, तो दोनों में ये अंतर है। इसी कारण कार्यालय में लिखे जाने वाले पत्र औपचारिक पत्र कहलाते हैं। इन पत्रों को हम क्या कहते हैं? औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र। और जिसे हम अपने रिश्तेदारों को लिखते हैं, जिसमें हम कोई भी सीमा का, जिसमें बंधन नहीं होता है। आप चाहें तो 2 पेज लिख सकते हैं, आप चाहें तो 3 पेज लिख सकते हैं, आप जितना चाहें उतना लिख सकते हैं। उसमें सीमा का कोई बंधन नहीं होता है, तो वो पत्र कहलाते हैं अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र।
करते हैं या बताते हैं, लेकिन औपचारिक पत्रों में सीमा होती है, शब्द सीमा निश्चित होती है, कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात कही जाती है और साथ ही साथ टू द पॉइंट बात कही जाती है। टू द पॉइंट यानी मुख्य बिंदुओं को ही उसमें लिखा जाता है। आप उसमें घुमा फिरा के या कहानी वगैरह कुछ नहीं लिख सकते, लेकिन आप जब अपने रिश्तेदारों को पत्र लिख रहे हैं तब आप उन्हें अपने मन की सारी बातें बता सकते हैं, कितने भी शब्द। यहाँ शब्द सीमा निश्चित नहीं होती है, यहाँ शब्द सीमा निश्चित होती है। यहाँ एक प्रारूप होता है, ये आप अपने मन मर्जी के हिसाब से लिख सकते हैं। यहाँ कोई प्रारूप नहीं। प्रारूप बस इतना ही होता है कि कुछ खास अभिवादन जो होते हैं वो हम जरूर से ऊपर में पत्र के शुरुआत में देते हैं, पर शब्द सीमा इसमें निश्चित नहीं होती है, बल्कि औपचारिक पत्रों में शब्द सीमा निश्चित होती है। ठीक है, तो आज हम जो जानेंगे, आज हम सबसे पहले एक औपचारिक पत्र का उदाहरण पढ़ेंगे। औपचारिक पत्र में ये आपके बुक में ही दिया हुआ है, ये औपचारिक पत्र। सबसे पहला औपचारिक पत्र है अवकाश के लिए पत्र। ठीक है, तो आज हम जो करेंगे वो सबसे पहला पत्र हम करेंगे अवकाश के लिए पत्र। अवकाश के लिए जो पत्र दिया हुआ है, आपकी बुक के पेज नंबर 85 में दिया हुआ है। ठीक है, कौन से पेज नंबर में दिया हुआ है? पेज नंबर 85 में दिया हुआ है। कौन सा? 2 दिन के अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को पत्र। वैसे आप सभी जानते हैं कि पत्र जो लिखते हैं आजकल उसका थोड़ा सा स्वरूप फिर से बदल गया है। थोड़ा स्वरूप बदल गया है अर्थात जैसे कि सिर्फ और सिर्फ इधर दाहिनी भाग में ही सारी चीजें आती हैं, दाहिनी भाग में ही सारी चीजें आती हैं। ठीक है, जैसे कि हम यदि लिखते हैं सबसे पहला एक पत्र मान लीजिए लिखना चालू करेंगे तो हम लिखेंगे और सबसे ऊपर में हेडिंग 2 दिनों के अवकाश के लिए आवेदन पत्र। ठीक है, सबसे पहली चीज हमने ये लिख ली, हेडिंग डाल ली हमने। उसके बाद हम पत्र लिखना चालू करते हैं। तो पत्र लिखना जब हम चालू करते हैं तो सबसे पहले हम लिखते हैं सेवा में। ठीक है, सबसे पहले हम लिखते हैं, इसमें जो लिखा हुआ है कि आप कहाँ से लिख रहे हैं। A51 पश्चिम बिहार नई दिल्ली 41 दिनांक 4 फरवरी, वो सारी चीजें आप नहीं लिखेंगे। आप लिखेंगे सेवा में। यहीं से सीधे हाथ में मार्जिन के बाद से ही आप चालू करेंगे। आप लिखेंगे सेवा में, फिर आप हटा देंगे प्रधानाचार्य, यहां से लिखेंगे प्रधानाचार्य। आपके स्कूल का नाम गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल। फिर आप लिखेंगे जांजगीर चांपा। ठीक है, इसके बाद आप लिखेंगे विषय।
विषय में आपका क्या आएगा, वो जो हेडिंग आपने डाली है, 2 दिनों के अवकाश के लिए आवेदन पत्र। ठीक है, दो दिन अवकाश के लिए आवेदन पत्र। उसके बाद आप फिर से यहाँ पर लिखेंगे महोदय। महोदय, ठीक। इन सब को लिखने के पश्चात अब हम आगे पत्र लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, इतना लिखने के बाद फिर हम पत्र लिखना शुरू करेंगे। ये हमारी ऊपर की जानकारी ऐसे ही आनी चाहिए। हमको सबसे पहले सेवा में लिखना है, फिर प्रधानाचार्य अर्थात प्रिंसिपल, आपके स्कूल का नाम जहां आप पढ़ते हैं, फिर आपका विषय आएगा, आप किस विषय के लिए लिख रहे हैं, उसके बाद आप महोदय लिखेंगे। यदि लेडी प्रिंसिपल है तो वहां पे महोदया आता है, और यदि जेंट्स प्रिंसिपल है तो वहां पे महोदय आता है। उसके आगे हम लिखना चालू करते हैं। तो आगे हम पत्र लिखते हैं, फिर आप पत्र यहीं से लिखना चालू करेंगे। तो आप लिखेंगे सविनय निवेदन है कि मैं, आप चाहें तो यहाँ पर अपना नाम भी लिख सकते हैं, या आप चाहें तो सीधा आप अपनी कक्षा का नाम लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम अंत में, पत्र के अंत में तो हम अपना नाम देंगे ही देंगे, तो आप चाहें तो यहाँ पर भी आप नाम लिख सकते हैं, अन्यथा आप चाहें तो अपनी क्लास का नाम अपनी सेक्शन के साथ लिखिए, वर्ग के साथ, है ना, कि मैं कक्षा 3 N, हमारे यहाँ क्या चलता है N, है ना, N और E, आपका जो भी क्या है वर्ग है या सेक्शन है आपका, आप अपना सेक्शन यहाँ पर उपयोग करेंगे। ये नहीं कि मैंने ये लिखा है तो आप ये लिखेंगे, ये मैं आपको बताने के लिए लिख रही हूँ। ठीक है, आप चाहें तो N हिंदी में ही लिख सकते हैं, आप चाहें तो N इंग्लिश में सिंबल बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में। समझ आ रहा है? ये जैसे मैं लिख रही हूँ तो मैं क्या लिखूंगी, कक्षा 3N की छात्रा हूँ। ठीक है, क्या लिखा मैंने, सविनय निवेदन है कि मैं कक्षा 3N की छात्रा हूँ। मुझे, आप अपनी परेशानी फिर उसके बाद बताएंगे कि मुझे, जैसे मान लीजिए आपकी तबीयत खराब हो गई है ना, तो आपने लिखा कि मेरी तबीयत खराब हो जाने के कारण डॉक्टर ने मुझे 2 दिन के लिए आराम करने कहा है, या हो सकता है आपको 2 दिनों के लिए कहीं बाहर जाना है, तो आप ये भी लिख सकते हैं कि मुझे 2 दिन के लिए आवश्यक कार्य से बाहर जाना पड़ रहा है, इसके कारण मैं स्कूल आने में असमर्थ हूँ, अतः मुझे आज की डेट से, जिस भी डेट पे आप पत्र लिखेंगे, तो आज के दिन से 2 दिन, यानी आज और कल 2 दिनों का अवकाश देने की कृपा करें। ये चीजें आप लिखेंगे, और साथ में आप ये भी लिखेंगे मैं आपका आभारी रहूंगा या रहूंगी। ठीक, उसके बाद आप लिखेंगे धन्यवाद, फिर आप लिखेंगे आपका शिष्य, आज्ञाकारी शिष्य आपका, उसके बाद आप उसी के नीचे आप अपना नाम लिखेंगे, फिर से अपनी क्लास लिखेंगे, फिर से आप
ये लिखेंगे कि आपने कौन सा वर्ग है आपका, फिर आप डेट डालेंगे वहां नीचे, ठीक है। और उसी के नीचे में भी आप अपने हस्ताक्षर कर सकते हैं, पालक के हस्ताक्षर, अर्थात पालक के हस्ताक्षर मतलब आपके माता पिता, आपके गार्जियन जो हैं उनके हस्ताक्षर हैं। तो इस तरीके से हम पत्र पूरा करते हैं, ठीक है। ये पत्र आपके में दिया हुआ है, इसके आगे मैं इसीलिए नहीं लिखवा रही हूँ आपको, ताकि आप ये चीजें अपने मन से कर सकें, ठीक है। आप चाहें तो बुक की मदद ले सकते हैं, इसमें बाकी सारी चीजें भी हैं। जो आवश्यक चीजें थी आपको बताने की, इसलिए मैंने बताई। ये आपको पेज नंबर 85 में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कार्य आप पूरा कर लीजिएगा, ओके। इसके बाद ये वाला आप चूंकि पूरा हुआ पत्र, आशा है आप इसको पेज नंबर 85 से 85, पेज नंबर 85 से आप इसको पूरा कर लीजिए, ठीक। उसके बाद हम आएंगे निबंध पर। निबंध, ठीक है। तो निबंध जो होता है बेटा, वो एक ऐसा भाग होता है, कहना चाहिए, या ऐसी चीज होती है जिसमें हम पूरी तरीके से किसी एक शीर्षक को, उसके बारे में पूरी बातें बताते हैं। मतलब वो कहाँ से शुरू हुआ, उसके लाभ क्या हैं, उसकी हानियां क्या हैं, और फिर हम सारी चीजों को मिलाकर एक कंक्लूजन निकालते हैं, ठीक है। कंक्लूजन अर्थात उनको समाहित करते हैं, समाहित करके उसका सार निकाल करके हम ये बताते हैं कि ये चीजें हमारे लिए लाभदायक है या अनुपयोगी है, हानिकारक है, ठीक है। ये चीजें, तो निबंध जो होता है वो हमेशा एक खास शीर्षक पर लिखा जाता है। एक शीर्षक होता है, वो कम से कम 3 से 4 शब्दों का वो शीर्षक होता है। उस शीर्षक के बारे में पूरी बातें जब सार गर्भित रूप से बताई जाती हैं, या विस्तार से भी बताते हैं, हम विस्तार से बताते हैं लेकिन मुख्य बिंदुओं के रूप में बताते हैं, अर्थात उसका उद्गम कहाँ हुआ, या वो किस चीज के बारे में उसका अर्थ समझाते हैं, उसके बारे में बताते हैं, ठीक है। उसकी विस्तार से जानकारी देते हैं, फिर ये बताते हैं कि वो हमारे लिए उपयोगी है या अनुपयोगी है। उपयोगी है तो क्यों है, और अनुपयोगी है तो कौन कौन से कारण से अनुपयोगी है। उसके बाद हम अपना एक अपने नजरिए से उसका हम सार निकालते हैं कि इस प्रकार, चूंकि ये यहाँ से है, इतने उपयोग हैं, इतने अनुपयोग हैं, या इतना अनुपयोगी है, इस कारण ये हमारे लिए सही है या नहीं, ये हम जरूर से उसमें लिखते हैं। या कई बार ये हम जरूर बताते हैं उसमें कि हम उसके बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से निबंध एक बंधा हुआ विचार होता है। बंधा हुआ विचार मतलब कि हम उस एक शब्द को इतना ज्यादा विस्तृत रूप देते हैं, लेकिन एक दायरे में रहकर देते हैं उसका विस्तृत रूप, ठीक है। तो ये होता है निबंध। अब उसमें हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए निबंध लिखते समय। तो निबंध लिखते समय सबसे पहली चीज जो मैंने आपको बताई कि जो टॉपिक है या जो शीर्षक है, उस शीर्षक के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहली चीज, अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। दूसरी चीज है, हमें उसके बारे में पहले तो सबसे पहले उसकी पूरी भूमिका हमको बांधनी होती है कि वो क्या चीज है, उसके बारे में पूरा विस्तार से जानकारी देनी होती है। फिर मैंने आपको बताया दूसरे में हम उसको करते हैं कि उसकी लाभ के बारे में बताते हैं, उससे हमको क्या लाभ हो सकता है और वो हमारे लिए कितना हानिकारक है या किस कारण से वो हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। जब वो भी चीजें हो जाती हैं उसके बाद फिर हम अपना नजरिया बताते हैं कि ये चीजों का उद्गम है, ये हमारे लिए इतनी उपयोगी है, इतनी अनुपयोगी है, इस कारण हमारे नजरिए से वो हमारे लिए फाइनली उपयोगी है या अनुपयोगी है, हम अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। इस तरीके से एक निबंध पूरा होता है। और इसमें एक बात और भी ध्यान रखनी पड़ती है, वाक्य सुंदर होने चाहिए, छोटे होने चाहिए, सार गर्भित होने चाहिए,
और स्पष्ट होने चाहिए। आपको अपनी लेखनी का ध्यान रखना चाहिए। लेखनी का अर्थात आपको अपनी हैंडराइटिंग अच्छी रखनी चाहिए ताकि लोग पढ़ सके। सुलेख में लिखना चाहिए आपको, है ना। ये सारी चीजों और अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। सबसे अच्छी चीज इसमें यही होती है कि निबंध जो होता है, यदि हम उसमें अधिक से अधिक जानकारी देते हैं या हम अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो वो हमारी नॉलेज को, हमारे ज्ञान को बताता है कि हम उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में या उस खास विशेष शब्द के बारे में या शीर्षक के बारे में कितना अधिक जानते हैं या हमारे पास कितनी अधिक जानकारी है उसके बारे में। ठीक है, तो इस तरीके से हुआ ये। तो अब हम अपना लिखना चालू करते हैं। हमारा पुस्तकालय, क्या लिखेंगे हम? हमारा पुस्तकालय। हमारा पुस्तकालय। ये जो निबंध दिया हुआ है आपका, ये निबंध आपका दिया है पेज नंबर 88 में। कौन से पृष्ठ पर दिया है? ये दिया हुआ है पृष्ठ क्रमांक 88 में दिया हुआ है आपके बुक में। ठीक है, आप चाहें तो उसमें से लिख सकते हैं। मैं इस वीडियो में आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दे रही हूँ कि कैसे और क्या इसका अर्थ है और इसमें क्या क्या चीजें कैसे समाहित की गई हैं। जैसे पुस्तकालय दो शब्दों से मिलकर बना है, पुस्तक धन आलय। ठीक है, इसका अर्थ है पुस्तकों का घर। ठीक है, क्या अर्थ होता है इसका? पुस्तकों का घर। क्यों? क्योंकि पुस्तकालय जो शब्द बना है, पुस्तकालय जो बना है वो पुस्तक धन आलय से बना है। पुस्तक धन आलय। आलय का मतलब होता है घर और पुस्तक तो पुस्तक है, तो इसका पूरा अर्थ क्या हो गया? पुस्तक का घर हुआ, पुस्तक का घर, जहां किताबों, पत्र पत्रिकाओं, अखबारों को सुरक्षित रखा जाता है। लोग यहीं बैठकर दुनिया की सारी जानकारी प्राप्त करते हैं। जहां पुस्तकों का संग्रह हो उसे पुस्तकालय कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने पुस्तकालय का अर्थ बता दिया, उसके बाद हमने पुस्तकालय की परिभाषा स्पष्ट कर दी। क्लियर? अब नेक्स्ट वाले पैराग्राफ में हम क्या करेंगे? हमारे स्कूल में एक बहुत बड़ा पुस्तकालय है। उसमें हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत हजारों पुस्तकें, शब्दकोश, मानचित्र आदि हैं। अच्छा, शब्दकोश तो आप जानते हैं, शब्दकोश किसे कहते हैं? डिक्शनरी को कहते हैं। ठीक है, मानचित्र किसे कहते हैं बेटा? जो नक्शा होता है, नक्शा जो होता है ना, नक्शा यानी किसी भी चीज का जो चित्र दिया होता है वो नक्शा कहलाता है ना। कि और हमारा पूरा जो पृथ्वी है, हमारी पूरी पृथ्वी को ग्लोब से दर्शाया गया है और उसके ग्लोब जो होता है वो छोटा सा मॉडल है, अर्थ का छोटा सा स्वरूप है वो। तो अब उस स्वरूप को हम हर जगह ग्लोब लेकर के नहीं जा सकते, तो हमने क्या किया? उसका एक चित्र बना लिया, बारीक चित्र बनाया। उस बारीक चित्र को हम क्या करते हैं? और ज्यादा विस्तृत रूप में अलग अलग भागों पर ज्यादा से ज्यादा उसका बड़ा रूप करके हम उसको बारीकी से पढ़ते हैं। उसके लिए हमने क्या बनाया? मानचित्र बनाया। ठीक है, मानचित्र अर्थात होता है मानक चित्र। मानक चित्र मतलब जो पूरी दुनिया में उस जगह के लिए मान्य किया गया, बहुत ही अधिक उसका, सबसे पहले उसका बहुत लोगों ने उस चित्र को पहले प्रस्तुत किया। उस चित्र पर बहुत ज्यादा बहस होने के बाद भी एक खास चित्र को मान दिया गया, या कहना चाहिए उसे मापक माना गया, उसे सही माना गया और पूरी दुनिया में वही चित्र मान्य होता है, इसलिए उसे मानचित्र कहते हैं, मानक चित्र। ठीक है, पूरी दुनिया में वह मान्य होता है। कहीं पे भी आप जाएंगे तो उस जगह को वैसे ही रूप में देखा जाएगा, लिया जाएगा, या कोई भी उस जगह पर मिलने वाला जो सामान है यदि उसको दर्शाना है, बताना है, तो उन्हीं मानचित्रों में ही उसको दिखाया जाएगा। ठीक है,
तो इन सब की पुस्तकें आपके पुस्तकालय में है। बीच में एक एक करके कई मेज है। अब ये बता रहा है कि पुस्तकालय जो है उसका स्वरूप कैसा है, अर्थात जैसे इसमें सबसे पहले ये बताया कि कौन कौन सी पुस्तकें हैं इसमें। अब यहाँ पे पुस्तकें कैसे रखी हुई हैं, तो बीच में एक एक करके कई मेज है। हम वहीं पर बैठकर किताबें और पत्र पत्रिकाएं पढ़ते हैं। बुधवार को हमारी पुस्तकालय की कक्षा होती है, यानी कि बुधवार के दिन इनकी क्लास होती है। हमारे अध्यापक भी हमारे साथ आते हैं। हमें तस्वीरों वाली कहानियों की किताबें पढ़ने में मजा आता है। बच्चों को कौन सी कहानियां पढ़ने में मजा आता है वो बताया इसने। अब उसके बाद में अब क्या चीज और बता रहे हैं, पुस्तकों के पेज फाड़ने वालों पर जुर्माना होता है। जहां पुस्तक जहां से निकाली जाती है वहीं रखी भी जाती है, यानी ये नियम है वहां के। पुस्तकालय में रखी किताबों से हमारा ज्ञान बढ़ता है, ये हम लाभ बता रहे हैं पुस्तकों के। वहां हमें सभी विषयों की जानकारी प्राप्त होती है। हमें यहाँ से अच्छी व सही जानकारी कहीं और नहीं मिल सकती। हम अपने पुस्तकालय को अपने घर की तरह साफ सुथरा रखते हैं। जहां हम रहते हैं वो जगह जैसे हम साफ सुथरी रखते हैं, वैसे ही हम सारी जगहों को साफ सुथरा रखते हैं। मेरे विचार से प्रत्येक घर में एक पुस्तकालय भी होना चाहिए। इसने अपने विचार प्रस्तुत किए कि हमारे विचार से हमारे घर में भी एक पुस्तकालय होना चाहिए, क्योंकि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की भी यही इच्छा थी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने जाना कि पुस्तकालय कितना महत्वपूर्ण होता है, कितना अच्छा होता है, कितना जरूरी होता है, और इनसे हमें क्या क्या जानकारियां मिल सकती हैं, पुस्तकालय का स्वरूप कैसा होता है, ये सारी चीजें भी आपने जानी। ठीक है, तो इस प्रकार यह निबंध आपको लिखना है अपनी ग्रामर कॉपी में। ठीक है, आशा है आपको ये चीजें समझ आई होंगी पत्रों के बारे में और निबंध के बारे में। और ये पहला निबंध हमारा आज का पूरा होता है। यदि आपको कोई परेशानी हो तो आप बिल्कुल मुझसे बात कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।